थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गुलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों इस दुनिया में मनुष्य पिछले 2 से 3 लाख साल से है, यानी आज हम जिस अवस्था में हैं वो होमोसेपियंस आज से 2 से 3 लाख साल से है। और कई हजार सालों तक मनुष्य बाकी के जानवरों जैसे ही बर्ताव करता था, रहता था। वो दूसरे जानवरों को उसका शिकार करके खाता था, नहीं तो जो कुछ मिलता था उसको वो कलेक्ट करता था। तो वो हंटर और गैदरर था, एक जगह दूसरी जगह घूमता रहता था। ये एग्रीकल्चर, ये खेती है कि जिसकी वजह से मनुष्य को यह पता चला कि जमीन से मैं खाने के लिए अनाज उगा सकता हूं। और फिर वो एक जगह सेटल हो गया। फिर वो एक जगह उसने अपना मकान बनाया, उसकी बस्ती बनी और उसके गांव बने। और ऐसी गांवों को बनते 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 फिर अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता की शुरुआत हुई। दोस्तों दुनिया में जितनी भी सभ्यता की शुरुआत हुई है वो सभी सभ्यताओं की शुरुआत किसी ना किसी नदी के किनारे हुई है। ये नदियां हैं जो अपने साथ बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत उपजाऊ ऐसी मिट्टी लाती है और दोनों अपने किनारों पे बिछाती है। और उसी किनारों से तैयार होती है एक बहुत उपजाऊ ऐसी जमीन और जिससे फसल, जिससे खेती अच्छी होती है। तो अलग अलग जगह पे ये अलग अलग संस्कृतियों का निर्माण हुआ। और इस संस्कृति के साथ, इस एग्रीकल्चर के साथ मनुष्य ने पशुपालन भी सीख लिया। मनुष्य का जैसे जैसे विकास होता रहा वैसे वैसे मनुष्य के पास कई सारे अलग अलग विषय, शास्त्र, उसका भी विकास हुआ। दोस्तों लेकिन इस सभी सभ्यताओं या संस्कृतियों के बीच में अगर आप देखोगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप्ड सभ्यता या सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन अगर कोई था तो वो भारत का था। भारत की सभ्यता, भारत का सिविलाइजेशन इतना ज्यादा एडवांस था, इतना ज्यादा आगे था कि हम किसी दूसरी सभ्यता के साथ इसका कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। यानी भारत क्या कर रहा था, भारत की संस्कृति क्या कर रही थी, उसके उसी वक्त चीन की संस्कृति या बाकी कोई भी संस्कृति क्या कर रही थी, इसका हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। इतना ज्यादा डेवलप्ड भारतीय संस्कृति थी। इनफैक्ट हर विषय में, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, गणित हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, हर चीज में, हर विषय में भारत इतना ज्यादा प्रोग्रेस था। और उसका उसका प्रमुख कारण था हमारी एजुकेशन सिस्टम। हर विषय में भारत ने दुनिया को एक सही राह दिखाई, दुनिया का नेतृत्व किया। और हर विषय में, जैसे भारत पूरी दुनिया में हर विषय में बहुत ही आगे डेवलप था, वैसी चीज हमारे भारत के अंदर भी थी। हमारे हर गांव में इस मनुष्य की जैसी जो अलग अलग जो जरूरतें बड़ी बड़ी वस्तुओं की, सेवाओं की, हर चीज के लिए, हर वस्तु के लिए, हर सेवा के लिए स्पेशलाइज्ड लोग हमारे गांव में भी थे। इनफैक्ट हमारा हर गांव भारत में एक स्वयंपूर्ण, एक सेल्फ सफिशिएंट, ऐसा आत्मनिर्भर ऐसे गांव था। जो भी मनुष्य की जरूरतें होती थी वो हमारे गांव में ही पूरी होती थी। लोग अलग अलग विषयों में, अलग अलग वस्तु तैयार करने में, अलग अलग सेवा देने में एक्सपोर्ट होते थे। और जो गांव की जो चीज है उसके लिए, गांव की जो जरूरत है उसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। हमारे पूरे देश में अलग अलग जगह पे ये पूरी परिस्थिति अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे महाराष्ट्र में बलुतेदार अलुतेदार पद्धति इससे नाम से जानते हैं। वैसी ये हर गांव में दोनों ही चीजें बनती थी, यानी वस्तुएं भी बनती थी और सेवाएं भी बनती थी और उसमें स्पेशलिस्ट लोग भी थे। जैसे कुछ लोग थे वो सिर्फ वस्त्र बहुत अच्छी तरह से बनाते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो मिट्टी के बर्तन अच्छे बनाते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो लोहे के बर्तन या लोहे के जरूरी औजार जो खेती के लिए चाहिए वो बनाते थे। ये तो रहे वस्तुएं। लेकिन सेवा में भी अगर आप देखोगे तो सेवा में भी कुछ लोग थे जो हकीम, डॉक्टर का काम करते थे, कुछ अध्यापन का काम करते थे, कुछ रिसर्च का काम करते थे। तो ये अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग सेवाएं हमारे गांव में होती थी और उसके लिए स्पेशलिस्ट लोग होते थे। और ये इन सभी वस्तुओं का, इन सभी सेवा का जो आदान प्रदान होता था, जिसे हम व्यापार भी समझ सकते हैं, ये व्यापार उन दिनों जिस सिस्टम से होता था, जिस पद्धति से होता था, उस पद्धति का नाम है वस्तु विनिमय पद्धति, यानी बार्टर सिस्टम। यानी इन व्यापार के बीच में
इस वस्तु विनिमय के बीच में कोई भी चलन या कोई भी पैसा नहीं था। यानी अगर किसान करता था, किसान अनाज उगाता था और अनाज वो दर्जी को देता था और उसके बदले में वस्त्र देता। वैसे ही अनाज वो किसी दूसरे आदमी को देता और उसके बदले में वो लोहे की जो चीजें उसको एग्रीकल्चर या खेती के लिए लगती वो लेता था। तो इस तरह से इस बार्टर सिस्टम में हर एक लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे। अभी कौन सी चीज को ज्यादा महत्व है, तो वो डिपेंड होता था कि किस चीज को ज्यादा डिमांड है, किस चीज की ज्यादा जरूरत है। और किसी भी व्यापार में, किसी भी बिजनेस पे कोई भी कमोडिटी का महत्व या आपके बिजनेस कितनी तरक्की करेगी, ये 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 जो चीज है वो बेसिक प्रिंसिपल पे होती है, डिमांड और सप्लाई। वैसे ही डिमांड और सप्लाई का तत्व उस टाइम भी लागू था बार्टर सिस्टम में भी, और उसका जो महत्व था उसके उस चीज के महत्व के अनुसार उसका मूल्य होता था। लेकिन कुछ अच्छी भी चीजें थी बार्टर सिस्टम की, जैसे पूरे गांव में लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे अलग अलग चीजों के लिए। तो पूरा गांव एक घर जैसे, एक फैमिली के जैसे रहता था। दूसरा, उस गांव में जितने भी रिसोर्सेस थे वो ज्यादा से ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन करके अलग अलग स्पेशलिस्ट लोग वहां तैयार होते थे। लेकिन ऑफ कोर्स जब ये व्यापार, ये पद्धति ज्यादा बड़े स्केल पे जब करनी थी, या दो संस्कृतियों के बीच में, दो देशों के बीच जब ये काम करना होता था, तब इस व्यापार के लिए, इस ट्रेड के लिए जरूर होती थी किसी एक स्टैंडर्ड, एक चलन की। और फिर तब से इस चलन की या पैसों की शुरुआत हो गई। अब इस करेंसी या चलन की भी जो कहानी है वो अपने अलग अलग संस्कृति में अलग अलग कहानियां हैं। कुछ ऐसी भी संस्कृतियां हैं कि जहां चलन की शुरुआत कागज से हुई, कुछ ऐसी संस्कृति है कि जहां इस चलन की शुरुआत मेटल से हुई। तो ऐसी अलग अलग कहानियां, अलग अलग उस संस्कृति का जो स्पेशलाइजेशन है उसके अनुसार उसकी चलन का भी इतिहास वैसे है। लेकिन पूरी दुनिया को अगर हम देखें तो सबसे पहले चलन के तौर पर जो जरूरी ऐसे जानवर थे उनका उपयोग हुआ। यानी जैसे गाय, घोड़े, और इनके एक्सचेंज में वो वस्तुएं और बाकी की चीजें लेती थी। लेकिन जो चलन बहुत ज्यादा साल तक पूरी दुनिया में चला वो चलन था सोना। प्राचीन दुनिया यानी प्राचीन और मध्ययुगीन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मध्ययुगीन, इन सभी टाइम में सबसे ज्यादा चलन करके जिसका इस्तेमाल हुआ वो था सोना। उसके बाद हर राजा, हर देश फिर उस अपने अपने यहाँ जो भी मेटल मिलता उससे उन्होंने सिक्के बनाए। उसके बाद में पेपर करेंसी आई जो हम देख रहे हैं। उसके बाद प्लास्टिक करेंसी आई, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड। उसके बाद नेक्स्ट, ना अभी पेपर की जरूरत है ना उस प्लास्टिक कार्ड की जरूरत है, अभी तो है ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, ये जीपे, फोन पे, और इसके आगे भी हम जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पे। तो दोस्तों, जब इंटरनेशनल ट्रेड यानी दो देशों के बीच में जब व्यवहार होता था, व्यापार होता था, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था, और इस पूरे एरिया में सबसे ज्यादा जिसका इस्तेमाल हुआ वो था सोना। भारत एक ऐसा देश था जो पूरी दुनिया के लिए ऑलमोस्ट 35 से लेकर 40% तक जीडीपी का निर्माण करता था। यानी पूरे दिन दुनिया में जितना भी व्यापार, जितना भी बिजनेस होता था, भारत का हिस्सा ऑलमोस्ट 40% था। वो क्यों था? क्योंकि भारत जिस तरीके से, जैसे हमने देखा कि हर गांव अपनी चीजों के लिए में आत्मनिर्भर था, तो एज अ देश भी हमारा भारत पूरी ऑलमोस्ट जो भी चीजें चाहिए थे उसमें आत्मनिर्भर था। यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो भारत को किसी कहीं से मंगानी पड़ती। लेकिन उससे उल्टा था कि कई सारी चीजें भारत के पास ऐसी थी जो किसी के पास नहीं थी दुनिया, और भारत उन चीजों का निर्माण करता था और पूरी दुनिया को बेचता था। और इसमें बहुत सारी कोर जरूरी ऐसी चीजें थी, जैसे हम अन्न वस्त्र निवारा कहते हैं। अन्न, अनाज, उसके लिए लगते हैं मसाले। पूरी दुनिया को मसाले बनाने वाला, बनाने दुनिया के लिए मसाले बना के उनको देने वाला अगर कोई देश था तो वो भारत था। ऑलमोस्ट हर देश में ये मसाले हमारे जाते थे, और इसकी मोनोपोली अरब लोगों के पास थी उस टाइम। उसके बाद वस्त्र। दोस्तों, वस्त्र में दुनिया में सबसे ज्यादा वस्त्र का निर्माण करने वाला, और उस वस्त्र, सिर्फ वस्त्र ही नहीं, तो वस्त्रों की जो फैशन है, उसकी डिजाइन है, सबसे बेस्ट अगर पूरी दुनिया में कोई बनाता था वो तो भारत था। उस टाइम भी बनाता था, और आज भी अगर आप देखोगे तो कॉटन के सबसे ज्यादा जमीन जहां कॉटन उगाया जाता है वो आज भी भारत में। तो कुछ चीज ऐसी थी कि पूरी दुनिया आज भारत के ऊपर उस टाइम में डिपेंडेंट थी, और भारत ये सब चीजें दुनिया को देता था, और बदले में क्या लेता था? सिर्फ और सिर्फ सोना। जो चलन था आज की तारीख में, जैसे हम पैसे देते वैसे उस टाइम भारत सोना लेता था, और इतना सोना भारत के पास था, हर जगह में था।
मंदिर में था, एजुकेशन जगह पे था, हर जगह पे था। और इसीलिए भारत को उस टाइम सोने की चिड़िया कहा करते थे। दोस्तों, भारत व्यापार कितना बड़ा करता था। अभी इसके साथ मैं और एक आपको रिमाइंड देना चाहता हूं कि भारत, हम बिजनेस में इतने आगे थे, इतने आगे थे कि पूरी दुनिया एक तरफ और भारत एक तरफ। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हमारे देश को पूर्व तट और पश्चिम तट ऐसे दो कोस्टल लाइंस है। अब ये पूर्व तट जो है, जो बंगाल का उपसागर को लग के है, वो पूर्व तट भी बिजनेस के लिए इतना फेमस था। वो पूरा तट कोरोमंडल कोस्ट के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर था। आज की तारीख में अगर आप पूछोगे कोरोमंडल कोस्ट किसे कहते हैं, तो तमिलनाडु का जो पूर्व तट है उसे कहेंगे कोरोमंडल। लेकिन नहीं, उस टाइम ये पूरी, यानी आज का जो वेस्ट बंगाल है उससे लेके नीचे आखिरी एंड तक ये पूरा जो कोस्ट था, ईस्ट कोस्ट, ये कोरोमंडल के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर था। जितने भी लोग, जितने भी बाहर के लोग व्यापार करने आए, वो पहले ईस्ट कोस्ट पे आए। अगर आपको याद होगा तो अंग्रेजों ने भी अपनी पहली जो राजधानी बनाई भारत की, वो कलकत्ता में बनाई थी। तो ये सभी यूरोपियंस भी वो यहाँ आ गए। इनफैक्ट हमारे लिए जो हम जो जो प्रोडक्शन, जो माल तैयार करते थे, कमोडिटीज तैयार करते थे, हमारे बड़ा मार्केट करके चीन, जापान, थाईलैंड और ये सभी ईस्ट एशियन देश थे। अभी आप इस चित्र में जो लाख के ऊपर कलाकुसर करके जो बर्तन या और ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आज भी चीन में उपयोग उसका होता है, और चीन की संस्कृति करके जिसका जतन होता है, जिसको आगे बढ़ाता है, ये सब भारत ने दिया हुआ है। ये भारत ने उनको लाख के ऊपर कैसे हस्तकलाओं करके ये चीजें उनको सिखाई भी और उनको दी, और बहुत बड़ा व्यापार भारत उनके साथ करता था, उनको देता था। जो जो वस्त्र आप देख रहे हैं, वो वस्त्र जापान के लिए भारत ने उस टाइम में बनाया था। और ये सब कुछ भारत सिर्फ उनको, सिर्फ चीजों के बारे में नहीं, लेकिन ये योगा, और योगा के लेके जैन पद्धति अगर जापान में है, चीन में है, ये सभी पद्धति भी, ये सब संस्कृति, ये एजुकेशन भी भारत में दिया हुआ है। थाईलैंड के राजाएं हो, या इनफैक्ट आज भी अगर आप थाईलैंड जाओगे तो वहां आपको देवी देवताएं नजर आएगी। ये बिकॉज हमारा प्रभाव ही इतना ज्यादा था। भारत का कोरोमंडल कोस्ट दुनिया में इतना मशहूर था कि आज भी ब्रिटेन में जो नेवल उनका है, नेवी, वहां कोरोमंडल एचएमएस है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कोरोमंडल की वजह से। न्यूजीलैंड में अगर आप जाओगे तो वहां एक पूरा पेनिनसुला है, वो कोरोमंडल पेनिनसुला के नाम से है, ये पेनिनसुला। ऑस्ट्रेलिया में कोरोमंडल वैली करके है। इतना तो छोड़िए, आज भी स्लोवानिया करके एक देश है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत होती है कि तू खुद को क्या समझ, तू बादशाह है क्या? बादशाह का मतलब यानी तेरे पास बहुत संपत्ति है क्या, तू बहुत अमीर है क्या, इसलिए हम क्या बोलते हैं, तू क्या खुद को बादशाह समझता है? वैसे स्लोवानिया में क्या कहते हैं, इंडीजा कोरोमंडीजा, यानी सबसे समृद्ध, सबसे अमीर ऐसा प्रदेश, यानी वो था कोरोमंडल। आज भी कहते तो कोरोमंडल से है क्या। तो इतना, और इस कोरोमंडल के ऊपर कई सारी पोएट्री यूरोप में, बाकी के देशों में लिखी गई थी। और सिर्फ कोरोमंडल ही नहीं, वही सेम चीज थी मलबार, जो वेस्ट कोस्ट था। मसाले इतने फेमस थे भारत के कि ऑलमोस्ट दुनिया में हर जगह हमारे भारत ने बनाए हुए जो मसाले जाया करते थे। और इन पूरे जो दुनिया का जो बिजनेस है वो वो संभाला था अरबों ने। अरब लोग थे कि जिनके पास मोनोपोली थी इस सभी बिजनेस की। और ये अरब लोग वेस्ट कोस्ट में, और स्पेशली जो केरल स्टेट है हमारा आज का, वो केरल स्टेट इस मसाला तैयार करने में और उसको एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 था दुनिया। तो ये अरब लोग आते और इस केरल के कोस्ट में वो रुकते, इनफैक्ट बहुत सालों से वो वहां है। ये उस कोस्ट को जो मलबार ये नाम पड़ा है, इंटरनेशनल नाम, इंटरनेशनल लोग उसको पहचानते मलबार के नाम से। ये नाम भी अरबों ने दिया है। मलय यानी गिरी, यानी पर्वत, और बार यानी प्रदेश। तो उस टाइम पे दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन दुनिया के कॉस्मोपॉलिटन शहर, ऐसे शहर जहां दुनिया के अलग अलग रेस, रिलीजन, यानी वंश, बोली, भाषा, अलग अलग प्रदेश में रहने वाले लोग इकट्ठा आके एक शहर में बसते थे। जैसे आज न्यूयॉर्क हो सकता है, मुंबई हो सकती है, बड़े बड़े जो कॉस्मोपॉलिटन शहर है, उस दिनों हजारों साल पहले भारत में ऐसे शहर थे, दुनिया में कहीं नहीं थे, दुनिया में ऐसी कोई कंसेप्ट ही नहीं थी, तब भारत में था। और उसका कारण था सिर्फ और सिर्फ बिजनेस। इनफैक्ट जितना बिजनेस में हम लोग आगे थे, जितनी तरक्की हमारी बिजनेस में थी, उससे ज्यादा, कई ज्यादा तरक्की हमारे एजुकेशन में थी।
लोग हजारों किलोमीटर सफर करके सालों साल यहां भारत में रहने के लिए आते थे, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए। दुनिया के सभी विश्वविद्यालय हमारे देश में थे। आज भी अगर आप नालंदा, अवंती, तक्षशिला, मगध वहां जाओगे, वहां आज भी उसके जो चीजें हैं जो पड़ी हुई, आप वहां जाके देखिए, देखिए कि जहां विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिन जमाने में वो बनाया, जिस जमाने में जिस साल में वो बनाया, उसी साल में चीन में क्या हो रहा था, उसी साल में यूरोप में क्या हो रहा था, तो आपको पता चलेगा कि हम कितने ज्यादा आगे थे, और क्यों लोग इतने सब दूर दूर से, इतने मिलो किलोमीटर चल के यहाँ आते थे। इतना ही नहीं, आज भी मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है, और जिसमें महाकालेश्वर का मंदिर है, महाकालेश्वर भगवान की मूर्ति जहां है, वहां वो दुनिया का मध्य बिंदु था, दुनिया का मेरिडियन था। आज जो अक्षांश रेखांश सब जानते हैं, आज आप जहां बैठे होगे, जहां आपका घर हो गया, आप जहां बैठे होगे, वहां एक आपका अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब है कि आप एक्चुअली कौन से पोजीशन पे है, ये देखा जा सकता है। आप मोबाइल पे देख सकते हैं कि आपका अक्षांश क्या है, रेखांश क्या है। ये दुनिया को कंसेप्ट ही नहीं पता था, तब हमने दिया है। तब हमारा जो उज्जैन दुनिया का मेरिडियन था। ये अंग्रेजों ने ये सब देखा, ये पढ़ाई की, और बाद में अपने यहाँ ब्रिटेन में चले गए, और आज की तारीख में दुनिया का मेरिडियन वहां उस ब्रिटेन में है, ग्रीनविच में। तो और एक चीज, यानी दुनिया का सबसे समृद्ध इलाका अगर कोई था तो वो मध्य भारत था। यानी उड़ीसा, उड़ीसा से लेके बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी इन सभी राज्यों को हम कल तक बीमारू के नाम से बुलाते थे। बीमारू, दुनिया का सबसे अमीर प्रदेश ये था। आज भले ही हमें थोड़ा सा ये बैकवर्ड लग रहा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड ये एरिया था, और वो रिसोर्सेज आज भी वहां है। आज भी वो दुनिया का सबसे अमीर हो सकता है, दुनिया की सबसे अमीर शहर उस टाइम में इस प्रदेश में थे। यानी क्यों हमने इतना बड़ा रोल बिजनेस में किया, इसका कारण था कुछ चीजें ऐसी थी जो सिर्फ हम लोग बनाते थे, किसी के पास नहीं थी। जैसे अभी हैंडीक्राफ्ट, लोग बाकी की जगह भी जो चीजें चाहिए थे वो इस्तेमाल करते थे, जो हर दिन के लिए किसी भी परिवार के लिए या राजा महाराजा उनके लिए चाहिए थी, लेकिन वो उन सब चीजों में वो एकदम सिंपल थी। भारत का जो हैंडीक्राफ्ट था वो यानी शाही था। भारत के हैंडीक्राफ्ट, उनके वस्त्र, उनकी सब चीजें दुनिया के जो भी ताकतवर, जो भी अमीर लोग थे वो इस्तेमाल करते थे। पूरी दुनिया में, जैसे मैंने चाइना का एग्जांपल दिया, दुनिया में हर जगह ये देने वाली, ये करने वाला भारत। और इसी प्रोडक्ट्स की वजह से, इन्हीं सब चीजों की वजह से भारत ने अर्थव्यवस्था में वो स्थान अपना किया था। आज देखते हैं, आज जो दो देशों के बीच में व्यवहार हो रहे हैं, दो देशों के बीच में आज बिजनेस होता है, या अंतरराष्ट्रीय बिजनेस की अगर हम बात करें, तो आज भी एक तो वो मेन प्रिंसिपल है, डिमांड और सप्लाई। चाहे किसी भी सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, किसी भी कमोडिटी, किसी भी वस्तु या सेवा एज अ प्रोडक्ट करके हम काम कर रहे हैं, वो कितना बिजनेस अच्छा करेंगे वो डिपेंड होगा कि उसका डिमांड कितनी है, उसकी जरूरत कितनी है कस्टमर्स को। एक जमाना था कि जहां ज्यादा रिसोर्सेस हुआ करते थे, जैसे भारत, वह जहां ज्यादा रिसोर्सेस हुआ करते थे वहां ज्यादा वस्तुओं का निर्माण हुआ, वहां ज्यादा बिजनेस हुआ, और आर्थिक परिस्थिति वहां बहुत बेहतर हुई। लेकिन ये सब परिस्थिति बदली 15वें शतक के बाद, 14वें से बाद। क्या हुआ उसके बाद? तो उसके बाद शुरू हुआ मिलिट्री कंट्रोल। 15वें शतक के बाद पूरी दुनिया को इन यूरोपियंस, इन्होंने बताया कि किस तरह से आप बिजनेस उसको कंट्रोल कर सकते हैं मिलिट्री के साथ। और इसकी शुरुआत हुई जब रोमन साम्राज्य का अस्त हुआ। 15वें शतक तक क्या थे कि रोमन साम्राज्य और ये अरब थे, वो प्रॉपर बिजनेस किया करते थे, वो माल लेते थे और पूरी दुनिया में बेचते थे। लेकिन उसके अस्त के बाद, रोमन साम्राज्य के अस्त के बाद शुरुआत हुई ये यूरोपियंस की। और इसको, इस चीज को, यानी इस पूरे कालखंड को यूरोपियंस कहते हैं कि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, एक्सपेडिशंस। जहां शुरुआत हुई स्पेनिश और पोर्चुगीज के साथ, और बहुत जल्द फिर ब्रिटिश और डच, इन्होंने भी शुरुआत की। अब ये कॉन्फिडेंटली कुछ भी कहे कि ये एरा ऐसे था कि हमने एक्सप्लोर किया, दुनिया को एक्सप्लोर किया, अमेरिका ढूंढा वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो सही रीजन था कि जिसकी वजह से ये लोग अपना घर, अपना मुल्क छोड़ के पूरी दुनिया में निकलने लगे, उसका कारण था जरूरत। ना उनके पास पैसे थे, ना उनके पास कोई कारोबार था,
कोई व्यापार था, कुछ भी नहीं था। और जो कुछ हो रहा था थ्रू अरब, वो भी बंद हो चुका था। तो उनके पास अभी कुछ भी नहीं था, और आउट ऑफ नेसेसिटी, जरूरत के लिए ये लोग निकले। और ये सभी यूरोपियन राष्ट्र जो निकले बिजनेस करने के लिए, ये इन सभी का एक ही फोकस था। और वो फोकस क्या था? भारत। वो फोकस था इंडिया। सभी लोगों ने, यानी हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके पहले डच ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई? क्या आप जानते हैं कि कोलंबस ने, जिसने अमेरिका की खोज की, वो कोलंबस एक्चुअली निकला था भारत के लिए, लेकिन वो पहुंचा अमेरिका। तो हर कोई चाहता था कि भारत के साथ बिजनेस करे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जिस तरीके से बिजनेसेस किए, वो एक दूसरा साम्राज्यवाद करके एक दूसरे कालखंड का निर्माण उन्होंने किया। वो क्या करते थे? जहां जाते थे, जहां अलग अलग प्रदेश में जाते थे, वहां उन्होंने अपनी कॉलोनीज, अपना साम्राज्य की शुरुआत की। वहां वो रहने लगे, वहां का अर्थव्यवस्था, वहां का राजकारण और बाकी सभी चीजें अपनी मुट्ठी में ले ली। जो भी बिजनेस वहां किया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए किया, चाहे वो अफ्रीका हो, अमेरिका हो, भारत हो, हर जगह। और ऐसी जगह साम्राज्यवाद की वजह से इन्होंने, इन सभी देशों ने अपना खुद बहुत फायदा करा किया। और उसमें सबसे ज्यादा काम अगर किसने किया होगा, सबसे ज्यादा ये साम्राज्यवाद, एक कोलोनाइजेशन करके खुद का बहुत मुनाफा, फायदा अगर किसने किया होगा, कि कोई देश था, तो वो था ब्रिटेन, वो था ये अंग्रेज। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा था कि दुनिया में इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने फैलाया था कि इस इंग्लैंड के बारे में, इस अंग्रेजों के बारे में लोग ये कहते थे, दुनिया ये कहती थी कि इंग्लैंड वो देश है कि जहां सूरज कभी सनसेट नहीं होता, यानी अस्त को नहीं जाता। ऐसा वो दुनिया का ऑलमोस्ट 24% लैंड, यानी दुनिया में जितनी भी जमीन है 24%, इसका मतलब उतने सारे देश इन अंग्रेजों के मुट्ठी में थे। लगभग 23% पॉपुलेशन दुनिया का इनके गुलामी में थी। इनफैक्ट ये सभी जो यूरोपियन थे, इन्होंने पूरी दुनिया में ये जो स्लेव ट्रेड है, स्लेव लेना, यानी निग्रोज और बाकी सब लोगों को लेके उस स्लेव का पूरे दुनिया में जो व्यापार था, इन लोगों ने शुरुआत की। ये जो कालखंड था कि जिसमें इस स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई, और ये इन्होंने सभी देशों ने किया। अंग्रेज आए, अंग्रेजों को ऑलमोस्ट 100 साल पहले पोर्चुगीज आए थे। दोस्तों, हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में ये सभी लोग हमारे देश के लिए ही निकले थे। और हमारे देश में भी इन लोगों ने बहुत सारे, ऑलमोस्ट इन सभी 4 देशों ने अपना अपना काम किया। पोर्चुगीज की बात करें तो अंग्रेजों के 100 साल पहले पोर्चुगीज आए थे, और अंग्रेज हमें छोड़ के 1947 में चले गए। लेकिन उसके बाद 1961, दिसंबर 1961 तक पोर्चुगीज यहां थे। गोवा, दीव, दमन, ये उनके पूरे मुट्ठी में था। और उसके बाद दिसंबर 61 में वो निकल गए। आज भी अगर आप देखोगे तो गोवा में कई सारे ऐसे गांव है कि जहां पूरा गांव पोर्चुगीज बोलता है। और वही है फ्रेंच का। हमारे कुछ ऐसी कॉलोनीज है, जैसे ईस्ट कोस्ट पे पौंडीचेरी। पौंडीचेरी एक ऐसा शहर था जो फ्रेंच लोगों ने छोड़ा जनवरी 1962 में। और वहां आधे से ज्यादा लोग स्कूल में फ्रेंच सीखते हैं। तो ये तो परिस्थिति थी। इस तरह से लोगों ने शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसी बिजनेस कैसी हुई कि आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज है तो आप बिजनेस कर सकते हो, आप बिजनेस में आगे गए। लेकिन बाद में ऐसा कालखंड आया कि जिस कालखंड में इन लोगों ने फिर मिलिट्री कंट्रोल किया, कॉलोनाइजेशन किया, साम्राज्यवाद बढ़ाया, और हमने देखा कि कैसे अलग अलग देशों में उन्होंने अपना साम्राज्य करके फायदा किया बिजनेस का। लेकिन ये तरीका आज कैसे हो रहा है? आज कैसे लोग बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं? तो आज तो तरीका और भी आसान हो गया है। पहले क्या होता था? पहले जाना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था, मिलिट्री का उपयोग करना पड़ता था, और ये सब करके उस बिजनेस का कंट्रोल वो पाते थे। अब इनसे बहुत आसान ऐसे तरीका बिजनेस कंट्रोल करने का निकला है पूरी दुनिया में। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है इन्वेस्टमेंट, वो तरीका है फंडिंग। यानी आपको उस देश में भी जाने की जरूरत नहीं, आप अपने देश में हो ना, वह अपने देश में रह के वो बिजनेस कंट्रोल कर सकते हैं। क्या करना है आपको? आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको फंडिंग करनी है। और किसी भी कंपनी की अगर 51% से ज्यादा या 50% से ज्यादा अगर इक्विटी के आपके पास है, तो आप उसके मालिक बन जाते हो।
तो बिजनेस कौन चलाता है? तो वो प्रमोटर, वो बिजनेस चलाता है, वो बढ़ा रहा है, हर दिन जो उसका वर्किंग वो सब देख रहा है, प्रोडक्ट्स वो तैयार कर रहा है, उसके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट कर रहा है, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, बेच रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये कुछ भी नहीं कर रहा है। ये सब करने के बाद जो पैसा तैयार हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे, वो कहा जा रहा है? तो उन लोगों के पास जिन्होंने इसमें निवेश किया है। इतना ही नहीं, अगर वहां उस देश में जहां इन्होंने ये पैसे डाले हुए और इक्विटी ली है, वहां अगर उस देश के लिए, वहां के लोगों के लिए अगर कुछ करना है तो वो कर नहीं सकते। कौन? वो कंपनी है। उस बोर्ड मीटिंग में, उस बोर्ड में भी सबसे ज्यादा मेंबर्स इन लोग के रहते हैं, जो निवेशक होते हैं। तो वो डिसाइड करेंगे कि क्या जरूरी है, और वो फिर देखते नहीं कि उन लोगों की क्या जरूरत है। तो इस तरीके से आज की तारीख में बिजनेस को कंट्रोल किया जा रहा है। और ये जो स्टार्टअप्स है, ये स्टार्टअप्स तो वो साम्राज्यवाद का एक नया तरीका है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने काम किया, पोर्चुगीज, बाकी सभी लोगों ने काम किया, वो सेम तरीका है आज तक, कि स्टार्टअप दिखने में हमारे देश की दिखती है, लेकिन अल्टीमेटली पूरा फायदा उनको मिलता है। दूसरा तरीका बिजनेसेस को कंट्रोल करने का, वो है टेक्नोलॉजी। ये सभी लोग पूरा फोकस अगर किस में करते होंगे तो वो है टेक्नोलॉजी। किस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप करें, और पूरा ध्यान टेक्नोलॉजी के ऊपर करने के बाद आज आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से वो कैसे पूरी दुनिया की बिजनेसेस को कंट्रोल कर रहा है। इनफैक्ट ये बात अलग है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने में मैक्सिमम लोग आपको भारतीय नजर आएंगे, मैक्सिमम जगह पे आपको भारतीय नजर आएंगे, लेकिन ये कंपनी है अभी अभी अमेरिका की जो जो बेस्ट 5 कंपनियां हैं, जो ट्रिलियन डॉलर कंपनीज है, वो सभी सभी के सभी टेक्नोलॉजी कंपनीज है, जो आज पूरी दुनिया में काम कर रही है। और इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे परिस्थिति में भारत में जो बिजनेसेस हो रहे हैं, उसका इकोसिस्टम अगर हम इसकी पढ़ाई करेंगे, तो हमारे यहाँ एक अच्छे प्रमोटर्स है जो जो मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सब होने के बावजूद, यानी टैलेंट भी है, रिसोर्सेस है, ये सब होने के बावजूद भी उतना फायदा हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, हमारे लोगों को, हमारे किसानों को नहीं हो रहा है। और इसका कारण यही है, ये फंडिंग, ये इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मैं क्यों ये कहता हूं कि इसका फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जीडीपी नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए। आज भी हमारा जीडीपी 3.5% से लेकर 4% से कम है, जो बहुत कम है। जितना जितना कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं, जितने रिसोर्सेस हमारे पास, उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। आज भी अगर हम देखेंगे तो पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति जो इनकम है भारत का, वो कितना पीछे है। यानी 2022 की जो फिगर है उसमें 189 की जो टोटल नंबर्स है देश के, उसमें से हमारा रैंक 141 है, 141 वाला हमारा रैंक। यानी दुनिया का जो एवरेज है वो हमसे 6 गुना है। और यही दर्शाता है कि वो नहीं उपयोग हो रहा है हमारे इस रिसोर्सेस का। लेकिन यही चीज अगर रिसोर्सेस से आप कंपैरिजन करें, एक तो हुआ इकोनॉमी के बारे में, लेकिन रिसोर्सेस के बारे में कंपेयर करिए ना आप। हमारे देश में जितने रिसोर्सेस है, वो किसी भी देश के साथ आप कंपेयर कीजिए, आपको लगता है कि अमेरिका की बड़ी इकोनॉमी है, उनके साथ कंपेयर कीजिए, यूरोप है, चीन है, यानी इनके पास कुछ भी नहीं है जो भारत के पास है। आपको अगर देखना है तो ये जो अमेरिका, यूरोप, चीन, हर जगह आप जाके आइए, घूम के आइए, पर्यटन के लिए जाइए आप, वो सब देख के आए, और बाद में भारत में आने के बाद आपको पता चलेगा कि भारत में कितनी सारी चीजें जो उनके पास है ही नहीं। तो रिसोर्सेज जो हमारे पास है वो जबरदस्त है, और दूसरे ह्यूमन जो इसका उपयोग करके बेहतर बिजनेस बना सकता है, ये ऐसे बेस्ट टैलेंट भी है ना भारत में, जो दुनिया चला सकते, जो कुछ भी कर सकते हैं, और हम करेंगे। देखो, आप, मैं, हम सब मिलके भी इसको कर सकते हैं। आज भी डिमांड और सप्लाई, यही वो चीज है जो कई सारी चीजों में, बिजनेसेस में काम करती है। इनफैक्ट जो कोर बिजनेसेस होते हैं, जो कोर चीजें होती है, देखो, एक तो है जिसकी आवश्यकता हो या ना हो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी क्या कैपेसिटी, और कुछ चीजें ऐसी है कि जो हर एक को लगती है, अत्यावश्यक होती है। और अत्यावश्यक चीजों के लिए जो बिजनेस है वो हमेशा आपका चलता रहता है, वो हमेशा चलता रहेगा। तो कुछ अत्यावश्यक चीजें हैं जिनके बिजनेस, जो अत्यावश्यक चीजें हैं जो लोगों को लगती है, जो परिवार को लगती है, किसी व्यक्ति को लगती है, वो बिजनेसेस होते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो देश को लगती है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे अगर कोई है, तो वह ईंधन और ऊर्जा। दुनिया में आयात निर्यात से लेके किसी भी देश की इकोनॉमी
जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आज डिपेंडेंट है वो है ईंधन और ऊर्जा। हर देश चाहता है कि वो ईंधन और ऊर्जा में सेल्फ सफिशिएंट बने, आत्मनिर्भर बने, क्योंकि पूरी इकोनॉमी इसके ऊपर है। आज तक पूरी दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी अंतरराष्ट्रीय युद्ध हुए, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हुए, इंक्लूडिंग वर्ल्ड वॉर्स। यहां तक कि ईरान, इराक और आज का भी, आज के भी रशिया यूक्रेन का जो भी युद्ध चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस ऑयल और गैस के लिए, ईंधन और ऊर्जा के लिए। जो भी नेचुरल गैस रशिया यूरोप को सप्लाई कर रहा है, वो जा रहा है इस यूक्रेन से। और रशिया को टोटल कंट्रोल चाहिए इस यूक्रेन के ऊपर, ताकि वो अपना ऑयल एंड गैस, ये अपने ईंधन और ऊर्जा का बिजनेस अच्छी तरह से कर पाए। और क्यों नहीं कोई यूक्रेन का साथ दे रहा है? क्योंकि अगर कोई भी यूरोपियन राष्ट्र उसने अगर यूक्रेन का साथ दिया तो उसकी रोजी रोटी, उसका ईंधन बंद हो जाएगा रशिया के कंट्रोल में। ये अमेरिका क्यों हर जगह, ईरान इराक हो या बाकी कहीं जाता है और अपना इंटरफेरेंस करता है? अमेरिका वही जाता है, अभी अमेरिका की भी अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो अमेरिका वही जाके इंटरफेरेंस करता है जहां ईंधन और ऊर्जा होती है। तो ये एक ए सेक्टर है जो पूरी दुनिया को आज भी कंट्रोल कर रहा है और हमेशा कंट्रोल करता है। और दूसरी है टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू देश दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि जापान एक ऐसा देश है कि छोटे होने के बावजूद वो इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा बिजनेस, जीडीपी का निर्माण कर रहा है ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे देश में भी देखिए ना, टोयोटा, सुजुकी, सोनी, होंडा, ये सब जापानीज है। इसके बावजूद कि हमें लगता है कि हमारे देश का जीडीपी कम है, टेक्नोलॉजी पे हम लोग डिपेंडेंट है, ऐसा सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद मैं कहता हूं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इसके बावजूद मैं कहता हूं कि हम मिलके भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। कैसे? देखते हैं। सबसे पहले हम जिस सेक्टर में, जिस विषय में काम कर रहे हैं ना, ये कंपलसरी है। ये प्रोडक्ट जो है डिमांड सप्लाई के सिर्फ इतना तत्व नहीं, ये कंपलसरी है, अत्यावश्यक है। इनफैक्ट अभी ये टाइम है कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज एक बहुत भयानक संकट का सामना पूरी दुनिया कर रही है, और वो है क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, हमने सबने 2 साल तक कोरोना देखा, कोरोना का पैंडेमिक देखा। जिस कोरोना पैंडेमिक में जिसको इन्फेक्शन होता है उसमें से 97% लोग बचते, 3% लोग मर रहे थे उस टाइम। और लोग राह देख रहे थे कि कब वैक्सीन आएगा, कब वैक्सीन आएगा, कब हमारी जान छूटेगी। उससे 1 लाख गुना बड़ा संकट ये क्लाइमेट चेंज का है। इसमें इन्फेक्शन कुछ नहीं दोस्तों, पूरी सृष्टि इसमें तबाह हो रही है। आज हर दिन 150 से लेके 200 स्पेसीज हमेशा के लिए ये धरती छोड़ के लिए लुप्त हो रहे हैं इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। और अगर इसको सेव करना है, इसको बचाना है दुनिया को, तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो बायोफ्यूल। बाकी कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ये सोलर, ये ईवी सब टाइम पास है, ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। हाइड्रोजन के ऊपर भी अगर काम करें तो ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल सिर्फ वो है जो कुदरत इतने सालों से करती आ रही है, और जो कुदरत कर रही है, और वो है बायोफ्यूल। ये जो हम काम कर रहे हैं, ये बिजनेस हम कर रहे हैं ना, ये वैक्सीन है दुनिया को बचाने का। और इसलिए हमारा ये जो लक्ष्य है, आज हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, भारत में इतनी रिसोर्सेस है कि दुनिया के लिए 30% ये बायोफ्यूल्स हम तैयार कर सकते हैं और करेंगे। और ये एक चीज हमें एक महासत्ता बना सकती है, हमें नंबर 1 इकोनॉमी बना सकती है। आज रशिया दुनिया को 10% ऑयल एंड गैस तैयार करता है और वो इतनी दादागिरी करता है, और हम 30% की बात कर रहे हैं और वो करेंगे। ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है ना दोस्तों, हर देश में जो खेती हो रही है ना, वो केमिकल फर्टिलाइजर से हो रही है। उनके पास नहीं है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो क्रूड ऑयल से वो फर्टिलाइजर बनाते हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, और वही केमिकल सब हर जगह जा रहे हैं, और उसकी वजह से कैंसर फैलता जा रहा है, कैंसर बढ़ता जा रहा है। और इसको अगर रुकाना है तो एक कंपलसरी केमिकल फर्टिलाइजर को रिप्लेस करना होगा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ। लेकिन उनके पास उत्पत्ति नहीं है, नहीं होता उनके यहाँ उतना प्रोडक्शन जो भारत के यहाँ हो सकता है। और करेंगे हम, तैयार करेंगे और उनको बेचेंगे। और ये जो एम कैफे है वो एक्चुअली वैक्सीन जैसे काम करेगा इस कैंसर के लिए। ये भी हम जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की बात, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हर कोई जो प्रदूषण हो रहा है ना, जो मिट्टी का हो, पानी का हो, हवा का हो, सब हो रहा है इसकी वजह से कि जो कुछ चीजें आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सबके लिए रॉ मटेरियल आ रहा है वो क्रूड ऑयल से। आपको अंदाजा नहीं, लेकिन क्रूड ऑयल फ्यूल के लिए जितना इस्तेमाल होता है उससे ज्यादा ही आज की तारीख में इस्तेमाल हो रहा है बाकी की चीजों के लिए। और यही चीजें फिर आज पूरा कचरा बन के पूरे पर्यावरण को खराब कर रही है। और इसलिए जरूरी है,
इसलिए जरूरी है हमें अपने तहसील से लेके पूरे दुनिया को ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स देने की, क्योंकि क्योंकि यही है चीज जो अपनी पर्यावरण की रक्षा करेगी। और मिलके जो हम काम कर रहे हैं ना अभी, और जिस काम में भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो काम ही दुनिया को, इस इकोसिस्टम को बचाने वाला है, पर्यावरण को बचाने वाला है। लेकिन हमें ये काम करते समय हमें इतिहास से सीखना पड़ेगा, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सीखनी पड़ेगी। नंबर 1 सबसे जरूरी क्या सीखनी पड़ेगी? कौन सी वो चीज है जिससे गुलामी फिर से आ सकती है? कौन सी वो चीज है जिससे हम फिर से गुलाम बन सकते हैं? कौन सी वो चीज है कि फिर से ये लोग हमारे बिजनेस का कंट्रोल ले सकते हैं? और वो चीज है इन्वेस्टमेंट, वो चीज है फंडिंग। ऑफ कोर्स एक अच्छी भी फंडिंग है, बुरी भी फंडिंग है। और हम एमसीएल जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, हम कभी भी ये होने नहीं देंगे। हमारे ये सभी कंपनियां, सभी बिजनेसेस हमेशा हमारे किसानों के, हमारे लोगों के ही कंट्रोल में रहेंगे। हम कभी भी किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में हमारे इस ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होने देंगे। तो ये वो एक। दूसरी आई टेक्नोलॉजी। अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमारा डिपेंडेंस है। अभी आप देख रहे हैं ना कि जब टीवी आया तो पूरी दुनिया को टीवी को क्या कहा पूरी दुनिया ने? इडियट बॉक्स। टीवी के सामने आप बैठे हो, आपका शरीर काम नहीं करता, आपका दिमाग काम नहीं करता। और उस टाइम में कहा कि जब टीवी के सामने कुछ नहीं होता था, टीवी के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं होता था। और अगर टीवी को आप इडियट बॉक्स बोल रहे हैं तो मोबाइल को क्या कहेंगे? आज हमारे लोगों के, बच्चों के, युवाओं के पूरा ब्रेन उसमें जा रहा है। ऐसा एक भी समय नहीं कि वो मोबाइल से बिना रह ही नहीं सकते। आज जैसी परिस्थिति है। और इसी परिस्थिति का फायदा उठा के ये जो कुछ कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, इसकी डिपेंडेंस हमारे उनके ऊपर बढ़ा रही है। और वो भी एक तरफ से हमारी गुलामगिरी है जिनके पीछे हम लोग जा रहे हैं। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास इन सब के सोल्यूशन भी है, रिसोर्सेज भी, और हम करेंगे। और इसीलिए इसीलिए इस क्रांति की शुरुआत ऑलरेडी हमने की है, शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों आपको अंदाजा नहीं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अभी हम जो काम कर रहे हैं एमसीएल में, हम सभी लोग मिलके, ये एम कुकिंग सिस्टम एक गेम चेंजर है। एम कुकिंग सिस्टम ये डिसरप्शन है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा, कोई अमेरिका हो, यूरोप हो, जापान हो, कोई भी देश, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे प्रोडक्ट लेके हम आएंगे और इस नेचुरल गैस को और एलपीजी को रिप्लेस करेंगे। अभी नेचुरल गैस, अभी पूरी दुनिया में लोग कोयले को छोड़ के नेचुरल गैस का उपयोग कर रहे हैं। पिछले 15-20 साल से ये उपयोग बढ़ रहा है, 10 साल से तो और ज्यादा बढ़ रहा है। आज की तारीख में देखोगे तो अमेरिका में, यूरोप में सबसे ज्यादा बिजली नेचुरल गैस से तैयार हो रही है। रशिया जो दे रहा है, बाकी सब कुछ शेल गैस है। अभी आपको अंदाजा ही नहीं कि नेचुरल गैस में जो मीथेन है वो कितना बड़ा दुश्मन पूरी दुनिया का बन चुका है। आईपीसीसी ने जो रिपोर्ट दी है, और सिर्फ आईपीसीसी नहीं, कई सारी संस्थाओं ने, कि सबसे बड़ा दुश्मन अभी मानव जाति का कुछ है। और सर नंबर 1 कि जिसके वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है पिछले दशक में, तो उसका कारण है मीथेन। ये नेचुरल गैस जिसमें ये मीथेन है, इसको नेचुरल कहते हैं हम लोग, लेकिन कैसे बनाते हैं, कैसे उसको लेते हैं? पूरे धरती को फोड़ फाड़ के एकदम अंदर जाके उसकी पूरी क्रैकिंग वगैरह करके नेचुरल गैस बाहर निकाल रहे हैं हम लोग। और उस नेचुरल गैस को, उस मीथेन को फिर लिक्विफाई करके, एलएनजी करके पूरी दुनिया को हम लोग दे रहे हैं। हर जगह पे इस मीथेन का इतना लीकेज होता है इस्तेमाल करने तक। आप उसको आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल करो या घर के लिए इस्तेमाल करो, हर जगह मीथेन इतना ज्यादा हो रहा है कि आईपीसीसी ने बोला है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा, यानी 40% से भी ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है पिछले दशक में जो हुई, वो मीथेन की वजह से हुई। हमने पढ़ाई की कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 21 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करवाता है, गर्मी ज्यादा पैदा करता है। लेकिन आईपीसीसी के रिपोर्ट में ये जो फिगर है, ये 50 गुना है, 50 गुना। आप समझते हैं? यानी जितना कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी करेगा ना, उससे 50 गुना, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जितना करेगा, उसका 1 टन मीथेन 50 गुना करेगा। और इतना भयानक शत्रु बन गया है कि यूरोप में, अमेरिका में बहुत सारी जो भी ऐसी संस्थाएं जो पर्यावरण में आज की तारीख में काम कर रही है, सब एंटी मीथेन, एंटी नेचुरल गैस हो रही है। और अभी दुनिया को पता ही नहीं करे क्या, कोयला भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं कर सकते। और ये जो एलपीजी का हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, एलपीजी एक्चुअली एक बॉम्ब है। बॉम्ब के जैसा जो
उसका एक्सप्लोजन होता है, फटता है। यानी वो गैस इतने हाई प्रेशर के अंदर, वो पूरा बॉम्ब ही हम लोग इधर उधर उसको उसका उपयोग करते हैं। और इसके एक्सप्लोजन की वजह से जो तबाही होती है वो सिर्फ डेवलपिंग नेशंस में ही नहीं, डेवलप्ड नेशन में भी सेम खतरा होता है हमेशा। और ऐसी परिस्थिति में जब एमसीएल एम कुकिंग सिस्टम लेके आ रहा है ना, तो दोस्तों इसका जो मार्केट डिमांड है ये ह्यूज है, ये एक्चुअली सस्टेनेबल है, दुनिया का जरूरत है इसकी, और ये कम नहीं होने वाला इसके आगे, ये हमेशा आगे बढ़ते ही रहेगा और ऐसे ही रहेगा। इनफैक्ट ये एक सिंगल प्रोडक्ट है जो हमें दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना सकता है। हम जब जब सिर्फ भारत की बात करते हैं हम, कि भारत में 43% परिवार है जिनके पास कुछ है ही नहीं जलाने के लिए, बाकी के लोग हैं जो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, जो इतना महंगा है, बाकी सब 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 कारण से हमारे पास। और फिर हम सोचते हैं कि अगर भारत में हमें बिजनेस करे, जो एलपीजी जो जरूरत है इस ईंधन की, तो हर जगह करके हम भारत की नंबर 1 कंपनी बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने दुनिया की परिस्थिति आज देखी, उनकी जरूरत अगर देखी, क्या लगता है अमेरिका, यूरोप, बाकी के राष्ट्र, इवन बाकी के जो हमारे देश है उनको, आपको अंदाजा ही नहीं है। ये एम्स्टो तो हम लोकली वहां उस देश में तैयार करके उनको बेचेंगे, लेकिन पिलेट जो है वो यहीं से तैयार करके लेके जाना पड़ेगा। और ये एक प्रोडक्ट है जो पूरी चीज चेंज कर देगा। लेकिन इसके साथ जब कोल की बात का आते हैं, जब एम पिलेट और एम कोल जब साथ में आएंगे ना दोस्तों, तो आज दुनिया की जो नंबर 1 कंपनी है ना, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, उससे कम से कम 3 गुना बड़ी कंपनी हम लोग बनाएंगे, कम से कम 3 गुना। इतनी जरूरत पूरी दुनिया में। और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अभी टेक्नोलॉजी के लिए आपको आपको पता है कि इस साल जनवरी 26 को हमें पहले 12 प्रोजेक्ट करने थे, और वो एमकोल ब्रिकेट के करने थे। और इसलिए भारत में जितने भी वेंडर्स है जो ब्रिकेट ब्रिकेट तैयार करने की मशीन बेचते थे, सबको हमने अक्टूबर एंड तक 80% पैसा दिया कि आप हमें दे, हमें प्रोजेक्ट से चालू करने का। 80% पैसे दिए थे, और 12 मशीन के लिए सिर्फ दिए थे। और इन्होंने उसके बाद अगले 4 5 6 महीने में ये दिए हम। ये सब पढ़ाई करने के बाद पता चला कि ये लोग तो खुद कुछ बनाते ही नहीं है, ना कोई प्लांट एंड मशीनरी बना रहा है, ना उसमें कुछ रिसर्च कर रहा है, कुछ नहीं कर रहे। ये लोग क्या कर रहे हैं, तो ये लोग चाइना से मशीनरी ला रहे हैं, अपना ठिप्पा लगा रहे हैं और बेच रहे हैं उधर, हमको बेच रहे हैं या भारत में बेच रहे हैं। और मैं सिर्फ क्रिकेट की बात क्यों करूं, बाकी के हर सेक्टर में ऐसा हो रहा है ना। हर सेक्टर में हम चाइना से वस्तु कमोडिटी लाते हैं, अपना सिक्का लगाते हैं, और सिर्फ बेचने का काम हम करते हैं, बाकी कुछ नहीं। यानी अगर हम लोग सोलार में भी देखेंगे, तो सोलार में इतना बड़ा काम हम कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, लेकिन जितना भी सोलर पैनल लगाते 90% से ज्यादा हम चाइना से लेके आ रहे हैं। तो ये हमारा काम। लेकिन हमने जब काम किया, इसके ऊपर पढ़ाई की, काम रिसर्च किया, तो पता चला कि चाइना भी इसमें रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में नहीं। रिसर्च कौन करता है, तो रिसर्च सेउल में हो रहा है, साउथ कोरिया में हो रहा है, और उसका कॉपी करके चाइना माल बना रहा है और इक्विपमेंट बना रहा है और बेच रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है कि जिससे ब्रिकेट बन रहे हैं, पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी जिसमें पिलेट बन रहे हैं, वो किसके ऊपर आधारित है? वो आधारित है सिर्फ और सिर्फ ड्राई बायोमास के ऊपर, वुड के ऊपर, कि वुड का अगर बायोमास मिलता है तो उससे पिलेट बनाओ, उससे ब्रिकेट बनाओ और जलाओ। चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, एक तो वो बायोमास, नहीं तो खेती के बाद जो बचता है वो ड्राई बायोमास। पूरी दुनिया में ना कोई देश है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जो सिस्टमैटिकली रॉ मटेरियल तैयार कर रहा है और उससे ये पिलेट्स, ये ब्रिकेट्स तैयार कर, कोई भी नहीं है, ना किसी के पास टेक्नोलॉजी है। और इसीलिए हमारे साइंटिस्ट, हमारी जो टीम है साइंटिस्ट लोगों ने, उन्होंने पिछले कुछ महीनों से अथक मेहनत करके अपनी 100% इंडिजियस ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जो आपके पास आएगी, जो 100% हमारी इस नेपियर गैस के ऊपर काम करेगी, और पहली बार ऐसा करेगी। अभी हमारे किसी एक व्यक्ति या किसी संस्था, किसी की हमें अभी जरूरत है, इस लेवल पर आ चुके हैं हम लोग। एमसीएल की खुद की 2 बड़ी R&D फैसिलिटीज है, उसके अलावा कई सारे ऐसी लोकेशन है कि जहां हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं हमारे चीजों के। और मैं बहुत गर्व के साथ, फक्र के साथ कह सकता हूं कि अभी 100% टेक्नोलॉजी में हम सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है। और इतना ही नहीं, अभी एक फैसिलिटी हमने शुरू की है कि जिससे प्लांट एंड मशीनरी शुरू हो रही है। अभी ये जो एम पिलेट की प्लांट एंड मशीनरी है,
जिस फैसिलिटी से हमारी शुरुआत होगी, उस फैसिलिटी से हर महीने 20 यूनिट तैयार होंगे। यानी हर महीने 20 अलग अलग लोकेशन पे फैक्ट्रियां लगेगी, ऐसी अपने हमारी कैपेसिटी। और उसके ही अनुसार फिर हमने एक शेड्यूल तैयार किया है, जो शेड्यूल आपके साथ शेयर किया है कि कैसे जून तक हम 135 फैक्ट्रियां पूरी करेंगे, लोकेशन पूरे करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही आपने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी सबने, और तो फिर मुझे काम भी वैसे ही जिम्मेदारी के साथ और बेहतर करना है। और इसीलिए हम और 4 फैसिलिटीज इसमें ऐड करने वाले। हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर एंड तक हम ये और 4 लोकेशन आइडेंटिफाई करें, फाइनल करें। आगे के 60 से 75 दिन हमें लगेंगे बाकी के उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, अंदर की चीजें तैयार करने के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले जो आर्थिक सालों में पहले महीने से, अभी इस पे कंप्लायंसेस बाकी कुछ चीजें है जो है वो देखनी पड़ेगी, वो हम आपको बोलेंगे, ऑफकोर्स इन्फॉर्म करेंगे टाइम टू टाइम। लेकिन हम कोशिश करेंगे पहले नए आर्थिक साल से शुरुआत हो जाए, ताकि टोटल 5 फैसिलिटीज हो, और इस 5 फैसिलिटीज में टोटल 100 इतने प्लांट एंड मशीनरी हर महीने निकले, ताकि हर महीने 100 फैक्ट्रियां 100 अलग अलग लोकेशन पे लगे। दुनिया को अंदाजा ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता कि हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो पेस है, ये जो स्पीड है, ये जो स्केल है काम का, ये किसी इसने कभी भी सोचा नहीं किसी ने बायोफ्यूल में। आज आपकी हर फैक्ट्री की जो आउटपुट कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी, वो 10,800 टन है साल की। एक फैक्ट्री साल में 10,800 टन इतना बायोफ्यूल, इतना एमकोल एमपिलेट तैयार कर सकते हैं, इसी कैपेसिटी है। अभी जब 100 फैक्ट्रियां हर महीने लगाएंगे, इसका मतलब हर महीने 10,80,000 टन साल का इतना तैयार करने वाली फैक्ट्री की शुरुआत करेगी एमसीएल। 10,60,000 टन हर महीने हम लोग ऐड करेंगे। लेकिन अगर इसको मिलियन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ग्लोबल पता चलेगा। मिलियन में अगर कन्वर्ट करें तो ये बनता है 1.08 मिलियन टन। 1.08 मिलियन टन हर महीने हम तैयार करेंगे, ये बहुत बड़ी फिगर है। और आज 135 फैक्ट्रियां और हम हमारी जो 20 फैक्ट्री है, ये सब मिलके भी हम लोग कितना तैयार करने वाले, कितनी हमारी कैपेसिटी होने वाली है, 1.6 मिलियन टन। लेकिन आपको पता है कि दुनिया को क्या चाहिए, कितना चाहिए? आज दुनिया की जरूरत है 8,000 से लेके 8,500 मिलियन टन साल के। 8,000 से लेके 8,500 मिलियन टन साल के हमारा लक्ष्य है। और जो भारत की कैपेसिटी है उसके अनुसार हम दुनिया के लिए 3,000 मिलियन टन इतना एमकोल बनाने वाले और दुनिया को सप्लाई करने वाले। कितने? 3,000 मिलियन टन। और मैं बोल रहा हूं कि हर महीने 1.08 यानी 1 मिलियन टन से ज्यादा। तो आने वाले दिनों में ये जो फैसिलिटीज, मैं 5 फैसिलिटीज की बात कर रहा हूं, आने वाले दिनों में हर स्टेट में ऐसी फैसिलिटीज शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाके हम उस स्केल को पहुंचेंगे। दुनिया को जितनी वैक्सीन की जरूरत है उस वैक्सीन को पहुंचेंगे। लेकिन मोमेंट हमने नेचुरल गैस को एक अल्टरनेटिव दिया, मोमेंट हमने कोल को अल्टरनेटिव दिया, तो पूरी दुनिया का जो डिमांड है वो 8,000 से निकल के 15,000 16,000 मिलियन टन होने वाला है। और हमें अपनी कैपेसिटी बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, फिर हमें हमारे आजू बाजू के जो देश है वहां जाना पड़ेगा, वहां जाएंगे, करेंगे। हमारे देश में जैसे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वैसे हमारे आजू बाजू के देश में, श्रीलंका में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, वहां जाके भी करेंगे ना बिजनेस। इनफैक्ट जो ओरिजिनल भारतवर्ष है, वो भारतवर्ष तो वो अफगानिस्तान से शुरू होके म्यांमार तक था, वो पूरा एक खंड था, वो फिर से जुड़ सकता है, वो फिर से जुड़ सकता है इस एमकोल की वजह से। और वहां भी वैसे बिजनेस करेंगे, वहां भी लोगों के साथ वैसे ही बिजनेस करेंगे, लोगों को 20% CSR देंगे और मिलेंगे और करेंगे, और फिर अपनी भी कैपेसिटी 3,000 से लेके 5,000 तक लेके जाएंगे। और दोस्तों, करेंगे, और इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, अभी तो ऑफिशियली लेता हूं, कि मिलकर हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, दुनिया को सबसे ज्यादा फ्यूल निर्माता, फ्यूल सप्लाई करने वाला, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सप्लाई करने वाला और सस्टेनेबल प्रोडक्ट सप्लाई करने वाले ऐसे देश को, इस देश को हम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनाएंगे। और ऑफ कोर्स इस सारे प्रोसेस में एमसीएल दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी।
और हम अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाएंगे। जय हिंद, जय हिंद।